एक बड़े शहर शेरपुर में सालों से भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। यहाँ के विधायक रईस अहमद और उनके करीबी मंत्री फारूक मियां ने सत्ता का ऐसा जाल बुन रखा था कि पुलिस से लेकर अफसर तक उनकी जेब में थे। चूंकि सरकार उन्हीं माफियों की थी, जिसकी वजह से उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा था। सरकारी ठेके, स्कूलों की जमीन, अस्पताल का बजट, सब इनके दलालों की जेब में चला जाता। गरीब जनता रोज पिसती रही और अमीर नेता रोज मोटे होते रहे। विपक्षी पार्टी भी थी, लेकिन प्रदेश में उनकी सीटों की संख्या कम थी, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते थे। पूरे प्रदेश के कई जिलों में इनका दबदबा चलता था। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता तो उनको डराकर चुप करा देते या कहीं गायब करवा देते, जिससे लोग इनके खिलाफ जाने को बहुत डरते थे। रईस अहमद उस शहर का नामचीन आदमी था जिसके इशारे पर हर चीज चलती थी। वो लड़कियों का अपहरण करा देता और किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसकी रईस फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी चलती, जिसमें बाहर से दिखाया जाता था कि इसमें तेल रिफाइन किया जाता है, जो गरीबों के लिए, जिसे सस्ते दामों में जनता तक पहुंचाया जाता है। रईस अहमद के 6 लड़के थे, जिनको उसने अलग अलग कामों लगाया। किसी को कंपनी संभालना, तो किसी का जनता को डराना, तो किसी का अपहरण करना। कंपनी की आड़ में गायों को काटना और उनकी चर्बी को दूसरे देश में बेचना, और लड़कियों को बंदी बनाकर उसी कंपनी में रखना। यही सब चलता था। इन सब चीजों से बेखबर शहर के रामनगर में एक जेठालाल दुबे का परिवार रहता था, जिसमें जेठालाल, उसकी पत्नी कुसुम दुबे और उसकी बेटी रिया दुबे। रिया शहर के ही स्कूल हिंदू इंटर कॉलेज में 12वीं में पढ़ती थी। वो रोजाना साइकिल से आया जाया करती थी। जेठालाल की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। वो दुकान से परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन रिया स्कूल गई, लेकिन बहुत देर हो जाती है। वो घर वापस नहीं आती। माँ कुसुम दुबे परेशान होती है। वो दुकान जाती है और जेठालाल दुबे से बताती है कि बेटी अभी घर नहीं आई है। जेठालाल हिंदू इंटर कॉलेज जाता है। वहां पता करता है तो पता चला कि छुट्टी तो 1 बजे हो गई थी। वहां से लौटता है। वो सोच रहा था कि उसकी बेटी कहाँ चली गई होगी। वो सोच ही रहा था और साइकिल चला रहा था, तभी तो महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। हे राम, क्या होगा इस शहर? दिन दहाड़े लड़कियां किडनैप हो जाती हैं। बेचारी कितनी प्यारी लड़की थी। लड़कियों का तो जीना, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। जेठालाल एकाएक सहम जाता है। उसने रुककर उन महिलाओं से पूछा, किसका किडनैप हो गया है? तब महिला ने बताया, नीले ड्रेस में 16 से 17 साल की लड़की रही होगी। वो साइकिल से ऐसा लग रहा था कि स्कूल से आ रही थी। कुछ लड़के काली गाड़ी में आते हैं और उस लड़की को साइकिल बैग सहित जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। जेठालाल वहां गिरते गिरते बचा, मानो अचानक तूफान आ गया हो। जेठालाल तुरंत साइकिल में बैठा और चल दिया। कहीं उसकी बेटी तो नहीं थी? नहीं, उसने अपने मन को समझाया। वो चला रिया की सहेलियों के घर। उन्होंने बताया, आज हम कॉलेज ही नहीं गए। उसको वहां से भी निराशा हाथ लगी। अब उसने अपने मन में सोचा, अब मैं शेरपुर थाने जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। जेठालाल थाने पहुंचा। शेरपुर थाने का मेन दरोगा एसआई समीक अहमद था। जेठालाल ने दफ्तर में बैठे कांस्टेबल से कहा, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तब एसआई समीक अहमद ने कहा, किस चीज का एफआईआर दर्ज करवानी है? जेठालाल दुबे ने कहा, मेरी बेटी रिया का किडनैप हुआ है। कुछ लोगों ने बताया है यहाँ के गुंडे उठाकर ले गए हैं। एसआई समीक अहमद ने हंसी उड़ाते हुए कहा, किडनैप हो गई है कि किसी के साथ भाग गई है? जेठालाल दुबे ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। जरूर उसका किडनैप हुआ है। अच्छा, बहुत सती सावित्री है क्या तुम्हारी बेटी? ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं। जिनके माता पिता ने रिपोर्ट लिखाई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं, मजे करती हैं, परेशान हम होते हैं। जेठालाल दुबे ने कहा, साहब, मेरा यकीन करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। समीक अहमद ने कहा, अच्छा लाओ, लड़की की फोटो और नाम पता लिखाओ, हम पता लगाएंगे। कांस्टेबल, रमकत इनकी डिटेल लिख लो। इतना कहकर समीक अहमद चला गया। कांस्टेबल ने डिटेल लिखी और जेठालाल दुबे को घर भेज दिया। जेठालाल दुबे घर आता है। जेठालाल, पत्नी कुसुम ने पूछा, क्या हुआ जी, कुछ पता चला? जेठालाल ने कहा, नहीं, कुछ पता नहीं चला। कुसुम सहम सी गई, जैसे उसके सर पर गाज गिर गई हो। उसने रोते हुए कहा, कुछ होगा तो नहीं हमारी बेटी को? उसके अलावा कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। जेठालाल ने कहा, कुछ नहीं होगा हमारी रिया को। मैंने शेरपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। कुसुम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। जेठालाल ने समझाया, तुम चिंता ना करो, रात बहुत हो गई, चलो अब आराम करो, सो जाओ, कल सुबह मैं फिर थाने जाऊंगा। उन दोनों ने किसी तरह से जाग जाग कर और रो रो कर रात काटी। सुबह हुआ, जेठालाल फिर से शेरपुर थाने पहुंचा।
जेठालाल ने एसआई समीक अहमद से कहा, साहब मेरी बेटी का कुछ पता चला? समीक ने कहा, हमने कहा है ना पता लगाएंगे, सुबह सुबह से परेशान करने आ जाते हो। कुछ सुरागों से पता चला है कि वो किसी के साथ भाग गई है। जेठालाल ने कहा, नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। समीक अहमद ने कहा, क्या सही क्या झूठ हम पता लगाएंगे, कल तक पता लगाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, चलो यहां से जाओ। जेठालाल दुबे आंखों में निराशा लिए वहां से चला गया। उसको पुलिस की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने अपने तरीके से खोजना शुरू किया। वो उसी जगह गया जहां कुछ महिलाओं ने उसे बताया था। तब वहां जाकर महिलाओं से लड़की का हुलिया पूछा। महिलाओं के बताने के अनुसार जेठालाल को कन्फर्म हो गया कि उसकी लड़की का अपहरण हुआ है। उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया, जिससे उसको पता चला कि ये सब यहाँ का स्थानीय विधायक करवा रहा है, उसी का हाथ है इन सब चीजों में। वो घर आया तो उसके पहले ही पुलिस उसके घर पहुंच चुकी थी, जिसमें समीक अहमद ने बड़ी सी फाइल निकाली, उसमें दिखाकर बताने लगा, ये देखो ये लड़का, ये आपकी बेटी है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों भाग गए हैं। कुसुम दुबे बिल्कुल सहम गई, उसको जोर का धक्का लगा। कुसुम ने कहा, यह सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। समीक अहमद ने कहा, लेकिन उसने ऐसा ही किया है, आज से ये केस बंद किया जाता है। लड़की अपनी मर्जी से भाग गई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगली बार से ऐसी झूठी एफआईआर ना लिखाना। और पुलिस चली गई। कुसुम दुबे ने कहा, हमारी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, उसको ढूंढ कर लाइए। जेठालाल ने कुसुम को समझाया। रात हो चुकी थी, उसको समझाकर वो घर से निकल गया। वो तुरंत अपनी साइकिल से स्थानीय विधायक रईस अहमद के आवास पहुंचा। रईस अहमद अपने साथियों के साथ बगले के बाहर गार्डन में तालाब के किनारे पार्टी में बिजी था। जेठालाल गेट के अंदर आता है, तब रईस अहमद का आदमी बताता है कि साहब, आपसे कोई मिलने आया है। रईस अहमद ने भारी आवाज में कहा, कौन है? मैं जेठालाल, मैं अपनी बेटी को ढूंढने आया हूं। अरे तुम्हारी बेटी मेरे पास है क्या जो यहां आए हो? हाँ, तुम्हें पता है सारे अपहरण में तुम्हारा हाथ होता है, इसलिए मेरी बेटी कहाँ है मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर जाकर करूंगा। रईस अहमद जोर जोर से हंसा और उसके साथी भी हंसे। तुम हमारी शिकायत करोगे? रईस अहमद ने कहा, ये हमारी शिकायत करेगा? उसके साथी जो बंदूकों से लैस थे आए और जेठालाल दुबे को पकड़ कर ले गए। उसको भी उसी कारखाने में बंद कर दिया जहां रईस फाउंडेशन थी, उसमें बंद कर दिया। रईस हंसते हुए, हमारी शिकायत करेगा? रईस के उस कारखाने में अवैध चीजों का प्रोडक्शन होता था। इधर शेरपुर के रामनगर में सुबह होती है। कुसुम देवी देखती है कि उनका पति अभी तक नहीं आया है। वो परेशान होने लगी। उसने दोपहर तक धैर्य बनाए रखा। दोपहर बीती, उसका पति अभी भी नहीं आया। वो सोच नहीं पा रही थी क्या करे। तब उसने शेरपुर थाने जाने का निर्णय लिया। शेरपुर थाने पहुंची, वही एसआई समीक अहमद ने तुरंत पहचान लिया, वही महिला है। उसने कहा, क्या हुआ, अब यहां कैसे? बता तो दिया था कि तुम्हारी बेटी भाग गई है किसी के साथ। कुसुम सहम गई, हाथ जोड़ते हुए बोली, अरे साहब, मेरे पति कल से घर नहीं आए हैं, पता नहीं क्या हो गया। समीक अहमद गुस्से में, अरे तुम सब घर वालों का यही हाल हो गया, सब अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं, बाद में हमें परेशान करने आ जाते हैं। उसका भी किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा होगा, वो भी किसी औरत के साथ भाग गया होगा। चलो भागो यहां से, तुम अपने घर के ड्रामे में हमें परेशान कर रहे हो। कुसुम ये सब सुनकर हैरान रह गई। अरे साहब, वो ऐसे नहीं थे। समीक अहमद ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो कैसे थे? चलो भागो यहां से, दोबारा मत आना। कुसुम रोड पर पड़ी रही। सब लोग देखकर निकल जाते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई मदद करने आगे नहीं आया। वो सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? कोई मदद नहीं कर रहा, पति का भी पता नहीं, बेटी का मालूम नहीं। उसको समझ नहीं आ रहा अब क्या करे। वो घर आई और चारपाई पर बैठकर रोने लगी। वो बिलख रही थी। अचानक से उसको कुछ याद आया। वो भागकर घर के अंदर गई और कुछ ढूंढने लगी। आज से 15 साल पहले की संदूक मिली, जिसके मिलने के बाद कुसुम के जान में जान आई। उसने उसको खोला और जितना सामान था सब बाहर निकाल दिया। उसको एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें 2 मोबाइल नंबर लिखे थे। वो मिट चुके थे, थोड़ी थोड़ी ही दिख रहे थे। कुसुम ने फोन लगाया, उधर से आवाज आई, हेलो, कौन? कुसुम बोली, बेटा आरव। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, मानो कोई वर्षों की खोई हुई चीज एकाएक मिल गई हो। बोला, मां। उधर कोई और नहीं, कुसुम का सौतेला बड़ा बेटा था, जो रॉ का एजेंट देश के बाहर से देश की सेवा गुप्त जानकारी के द्वारा करता था और अनेक सैन्य और खुफिया मिशन भी करता था। मां कहते ही कुसुम ने फोन काट दिया। अब कुसुम ने दूसरे नंबर में फोन लगाया। आवाज आई, हेलो, कौन? कुसुम बोली, बेटा मोहन। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मां। ये कोई और नहीं, कुसुम का छोटा सौतेला बेटा था, जो झारखंड के नक्सली क्षेत्र में डीएम के पद पर कार्यरत था।
आज से 17 साल पहले इन दोनों की मां मर गई थी, जिससे इनके पिता ने दूसरी शादी की थी, कुसुम से। कुसुम इन दोनों को प्रेम नहीं करती थी, वो दिन भर इनको मारती थी, जिसके चलते जेठालाल ने घर से बेखबर इनको दिल्ली पढ़ने भेज दिया था और किसी को खबर तक नहीं थी। वहीं से पढ़ाई करके एक ने रॉ एजेंट बनना चुना और दूसरे ने डीएम बनना चुना। आरव के रॉ एजेंसी में हलचल मच गई। उसने तत्काल में टिकट कराया और वो तुरंत अपने घर की ओर रवाना हो गया। उधर दूसरी तरफ मोहन के डीएम कार्यालय में हलचल मची। उसने अपना टिकट तुरंत कराया और घर के लिए रवाना हो गया। ये दोनों समझ चुके थे कि घर में बड़ी आफत आ चुकी है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत घर आ गए। दोनों बेटे घर आ गए। उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया और पूछने लगे, बहन और पिताजी कहाँ हैं? तब माँ ने सारा हाल कह डाला। उन दोनों ने जो सोचा था वही हुआ कि बहन और पिता का पता नहीं चल रहा। दोनों ने अपना अपना दिमाग लगाया। माँ तुम चिंता न करो, हम दोनों आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसके बेटे इतने बड़े पद पर सेवारत हैं। आरव अपने हेड ऑफिस पहुंचा और उसने कहा, सर मैं कुछ दिनों के लिए सेवा नहीं दे पाऊंगा, घर पर समस्या आ पड़ी है। मोहन झारखंड अपने सेवरत क्षेत्र में गया और वहां के नक्सलियों से मिला, जो डीएम मोहन दुबे के साथ मिलकर गुंडागर्दी समाप्त करने का काम करते थे। इन नक्सलियों के पास अच्छे वेपन्स थे, जो माफियाओं का सफाया करने में मदद करते थे। मोहन ने उनसे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे मिशन में जा रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। रॉ एजेंट आरव दुबे पूरे शेरपुर में 2 से 3 दिन तक घूम घूम कर कुछ जानकारी इकट्ठा करी, जिसमें उसको पता चला यहाँ के स्थानीय विधायक रईस अहमद का खौफ काफी ज्यादा है। इसके पास 6 लड़के हैं और इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। इधर मोहन दुबे शेरपुर थाने में गया। उसने रिया की फाइल निकलवाई। तब एसआई समीक अहमद के अनुसार वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके पिता की उसने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। मोहन तुरंत समझ गया, बात कुछ दूसरी है। यहां पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम हिलाना पड़ेगा। रात में दोनों भाई आपस में मिले। आरव ने कहा, भाई इस शेरपुर में विधायक रईस अहमद का कुछ ज्यादा सुनने में आ रहा है। मोहन ने, हाँ भाई बात कुछ और ही है, यहां थाने में भी सही जानकारी नहीं मिली। ये पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, नीचे से लेकर ऊपर पूरा नेताओं का सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रैकेट लग रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं। तभी आरव ने अपने रॉ एजेंटों से मदद मांगी, उनसे पूरा हाल कह सुनाया और इधर मोहन ने अपने नक्सलियों को बुलाया और उनको भी इसी काम में लगाया। सभी एजेंट और मोहन की टीम अपने अपने गुप्त तरीके से खोजबीन में लग गए। शहर में जितने भी अपहरण हुए थे उनके परिवारजनों से मिले और उनसे उनको पता लगा कि रईस अहमद की एक रईस फाउंडेशन नाम से कारखाना चलता है और उसके 6 बेटे हैं जो अलग अलग काम में लगे हैं। इधर मोहन ने रईस अहमद के खिलाफ उसके काले कारनामों की फाइल तैयार की, जिसमें सरकारी ठेके, स्कूलों की जमीन, अस्पताल का बजट और लड़कियों अपहरण शामिल थे। इधर मोहन वो फाइल लेकर राष्ट्रपति भवन लेकर आया। माननीय राष्ट्रपति के सामने फाइल रखी। राष्ट्रपति ने मामला समझकर कोर्ट में आदेश पारित करवाया। सरकारी ठेके, स्कूलों की जमीन, अस्पताल का बजट और लड़कियों के अपहरण सारे अवैध कारनामों की जांच के। लेकिन उसमें अभी समय था, समय बीत रहा था। आरव और मोहन हाथ में हाथ रखकर बैठ नहीं सकते थे। तभी उन्होंने गुप्त मिशन चालू किया, जो पूरी टीम को मिलकर करना था। उन्होंने रईस फाउंडेशन में रात को घुसपैठ किया, जिसमें उनकी मुठभेड़ विधायक के गुंडों से हुई। उनको वहीं मार गिराया और आगे बढ़े। आगे जाकर देखा कि बहुत सारे अवैध काम चल रहे थे, जिसमें गायों को काटना, लड़कियों की तस्करी सब वहां से चल रहा था, जिसकी बिक्री विदेशों में होती थी। वहीं पर आरव और मोहन के पिता जेठालाल और बहन रिया भी थीं। वहां से आरव और मोहन की टीम ने लड़कियों को आजाद करवाया और रातों रात उनको वहां से छुड़ाया। अगले सुबह विधायक को पता चला उसकी कंपनी से सारी लड़कियां गायब हो गई हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने सारे गुंडे उन लड़कियों को ढूंढने में लगा दिया। तब तक राष्ट्रपति ने विधायक रईस अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी और जांच का आदेश जारी किया। इंडियन आर्मी के हाथ में सारा मामला सौंप दिया। इंडियन आर्मी ने सारे विधायक के गुंडों को जेल में भेज दिया और कोर्ट में सभी लड़कियों और जेठालाल तथा रिया के बयानों के अनुसार विधायक और उसके सभी बेटों की गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ। तब विधायक और उसके बेटे घर से विदेश भागने के फिराक में तत्काल इंडियन आर्मी घर में छापा मारकर उनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। साथ ही एसआई समीक अहमद को निलंबित करके उसको भी जेल भेजा गया और विधायक की सारी संपत्ति हड़प ली गई। गिरफ्तारी और न्याय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेठालाल, कुसुम और रिया को एक दूसरे को फिर से पाकर अपार शांति मिली।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया कुसुम और उनके सौतेले बेटों आरव और मोहन के रिश्ते में। वर्षों पहले कुसुम ने जो गलती की थी, सौतेले बेटों से प्रेम ना करना, आज उसके बेटे उसकी और उसके पति की जान बचाकर उसकी सबसे बड़ी तपस्या बन गए थे। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा था। उसने दोनों बेटों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आरव और मोहन ने अपनी मां को गले लगा लिया। वो जानते थे कि उनकी मां ने उन्हें जन्म नहीं दिया, पर आज उसने ही अतीत का संदूक खोलकर उन्हें बुलावा भेजा था, जिससे पूरा परिवार बच सका था। रिश्ते की सारी कड़वाहट उस एक रात के डर और बचाव में धुल चुकी थी। जेठालाल अपने दोनों बेटों पर अत्यंत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों को घर से दूर भेजकर पढ़ने का जो फैसला उन्होंने लिया था, वो आज सबसे बड़ा निवेश साबित हुआ था। रिया उस भयानक अनुभव से उभर रही थी। मोहन ने, जो एक डीएम था, अपनी बहन को भावनात्मक और मानसिक समर्थन देने के लिए अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग किया। रिया ने फिर से अपनी 12वीं की पढ़ाई शुरू की। मोहन ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। रईस फाउंडेशन के जब्त किए गए कारखाने को मोहन ने सरकारी प्रक्रिया पूरी करवाकर एक महिला आश्रय और पुनर्वास केंद्र में बदलवा दिया। इस केंद्र का नाम रिया के नाम पर नहीं, बल्कि सहयोगिनी रखा गया, जहां रईस के चंगुल से छूटी हुई बाकी लड़कियों का पुनर्वास किया जा रहा था। आरव का जीवन पहले की तरह गुप्त और जोखिम भरा रहा। परिवार को इस बात का एहसास था कि देश की सेवा के लिए उसे फिर से पर्दे के पीछे लौटना होगा। आरव कुछ दिन परिवार के साथ बिताकर वापस अपनी रॉ ड्यूटी पर लौट गया। परिवार में कोई उससे ये नहीं पूछता था कि वो कहाँ जा रहा है और कब लौटेगा, क्योंकि अब वो समझते थे कि वो एक गुमनाम नायक है। आरव ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके जेठालाल की छोटी कपड़े की दुकान को एक बेहतर जगह दिलवाने में मदद की, ताकि वो रामनगर के पुराने डर से दूर एक शांत और सुरक्षित जीवन जी सकें। इस तरह जेठालाल की दुकान चलती रही। कुसुम अपने परिवार और पोतों की आस में प्रसन्न रहने लगी, और आरव और मोहन दोनों देश के दो अलग अलग कोनों से अपने अपने तरीके से देश और परिवार की रक्षा करते रहे। शेरपुर के लोग अब उन्हें दो अनमोल रत्न मानते थे, जिन्होंने शहर को हमेशा के लिए एक निरंकुश शासक से मुक्ति दिलाई थी।